आज हम लोग कुछ नए सम्स देखेंगे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 पे। इंड एज 37 क्या चीज के ऊपर है? प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। ये नए सम्स इंस्टीट्यूट ने ऐड किए, हम लोग एक एक करके इन सम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पीडीएफ से इसका प्रिंट आउट लेना है और आपको खुद अगर बैठ करके कोई भी प्रैक्टिकल सम है तो खुद सॉल्व कर लीजिए और बाकी सम को आप रीडिंग कर लीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरर गिव्स वारंटीज टू द परचेजर ऑफ इट्स गुड्स। अंडर द टर्म्स ऑफ द वारंटी, मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू मेक गुड बाय रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट बिकम अपरेंट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ परचेजर्स, सेल टू द परचेजर्स। तो 3 महीना का 3 साल का वारंटी है। ऑन 30th of April 2021, a manufacturing defect was detected in the goods manufactured by the entity between 1 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल। ठीक है, on 31st March 2021, that is the reporting date of the entity held approximately 1 week sale in inventories। ठीक है, details are good, understandable है। The entity's financial statement for the year ended 31st March 21 have not yet been finalized। हाँ तो ठीक है, events occurring after the balance sheet date का भी जिक्र इसमें हो जाएगा। आगे 3 separate categories of goods require separate consideration। पहला, defective goods sold on or before 31st of March। 31 मार्च के पहले हम लोग माल बेच चुके हैं। 30 अप्रैल को हमको पता चलता है कि भाई ये तो डिफेक्टिव गुड्स है और हमको रिप्लेस, रिपेयर या कुछ ना कुछ तो करके देना पड़ेगा। रिप्लेस और रिपेयर, इधर रिपेयर और रिप्लेस करके देना पड़ेगा। कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था कि माल पहले से मैन्युफैक्चर हो चुका था, उसमें डिफेक्ट पहले से था, तो हमको प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा एज पर इंड एज 37। आगे कैटेगरी 2, डिफेक्टिव गुड्स हेल्ड ऑन 31st मार्च 2021। मेरे पास ही क्लोजिंग स्टॉक में माल पड़ा हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक में अगर माल पड़ा हुआ है तो उसके लिए अलग से प्रोविजन नहीं बनता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर तो करना पड़ेगा। और इस तरह का जो डिफेक्टिव गुड्स है उसका एनआरवी विल डेफिनेटली बी लोअर। आप उसको इंपेयरमेंट लॉस बोल सकते हो, बट इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंड एज 36 नहीं, इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंड एज 2 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी विल गो डाउन, तो उसके कारण जो लॉस लिखना होगा वो लिखना होगा। एंड कैटेगरी 3, डिफेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2021-22। तो उसका तो जो भी कहानी होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा, बिकॉज लास्ट ईयर में तो उसकी कोई कहानी नहीं थी। 21-22 में हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। 21-22 वाले साल में ही उसमें जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट माय असेसमेंट इज। State the accounting treatment for the above category of goods in respect of the relevant goods, relevant in days। पहला, category 1, defective goods sold on or before 31st March 2021। लिखता है, A law that requires an entity to pay compensation of its products because that cause harm, damage doesn't give rise to a performance obligation। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। The entity shall account for such obligations in accordance with Ind AS 37, hence a provision should be made accordingly। हाँ, ये लास्ट लाइन लिखने की जरूरत है। अब आप बोलेंगे सर ये लिखना क्या चाहता है कि एक अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है? तो ये है कि आपने पढ़ा होगा, कई बार हम लोग सामान बेचते हैं और साथ में वारंटी भी बेचते हैं। तो सामान बेचना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वारंटी बेचना एक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो उसका रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड होता है और सामान का रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड होता है। पर ये वाली जो वारंटी है, रिपेयर और रिप्लेस वाली नॉर्मल वारंटी है, और नॉर्मल वारंटी का प्रोविजन बनता है एज पर इंड एज 37। तो जो भी आपके असेसमेंट के हिसाब से आपको जितना भी रिप्लेसमेंट का या रिपेयरिंग का कॉस्ट होगा, आपको इंड एज 37 के हिसाब से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हाँ, आप बोलेंगे सर मेरे को पहला लाइन भी लिखने का मन है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। बट मेन बात आपको यहां पे लिखना है, मार्क इस लाइन से मिलेगा। हाँ, 1-2 लाइन इसमें लिख देना कि द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड प्रायर टू 31st of March
So the goods were defective in nature. So there was a condition existing prior to the balance sheet date. Hence it is an adjusting event and therefore a provision should be made. तो थोड़ा सा और explanation दे देना. ये इस तरह से आंसर किया गया as if that is carrying 1 mark. Next, defective goods held on 31st March 2021. As on 31st March 2021, the entity did not have a present obligation to make good the unsold defective goods that is held as inventory. Obviously, Ind AS 37 का provision तो नहीं बनेगा, तो should not require a provision in respect of defective inventory. वही बोल रहा है कि Ind AS 37 का provision बनाने की जरूरत नहीं है. However, the entity should find an RV of the inventory properly, which will surely come down. एक लाइन उन्होंने और लिखा, आपको जरूरत नहीं है. फॉर दिस कैटेगरी द डिटेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन अप्रैल इज एन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एज पर Ind AS 10. ठीक है, इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. ठीक है, ये सब तो हम लोग को पहले से मालूम है. एंड देयरफॉर द इन्वेंट्री का NRV विल कम डाउन, जो यहां ऊपर में हमने लिख दिया है. कैटेगरी 3 डिफेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन 21-22. करेंट ईयर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मैं पहले आंसर आपको लिख करके दिखा देता हूं कि द एंटिटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड इन 21-22 एज ऑन 31st March 21. मैं पढ़ता हूं. एज ऑन 31st March 21 द एंटिटी डजंट हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू मेक गुड the repair of the defective goods. Accordingly, the entity should not recognize a provision as on 31st March 21 for the goods which are manufactured in 21-22. बहुत नॉर्मल सा बात है. आगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात लिखता है. फॉर दिस कैटेगरी द डिटेक्शन इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट. इसीलिए तो हमने लास्ट ईयर कोई प्रोविजन नहीं बनाया. ये लाइन आपको जरूर लिखना चाहिए. सो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया. अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी सा था, आराम से असेसमेंट हो पाया. आगे पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन. लिखता है XYZ लिमिटेड 6 महीने की वारंटी देता है अपने इक्विपमेंट्स पे, जो कस्टमर आराम से पुट टू यूज कर सकता है विदाउट एनी इंस्टॉलेशन सपोर्ट. वेरी गुड. मोबाइल टाइप का सामान समझ लो ना, छोटे मोटे इक्विपमेंट समझ लो ना. वारंटी कम्स विद द इक्विपमेंट एंड द कस्टमर कैन नॉट परचेज इट सेपरेटली. नॉर्मल वारंटी है जो हम लोग मोबाइल वगैरह में देखते हैं. This equipment sold is at a gross margin of 40%. Fantastic. सेलर 40% मार्जिन पे अपना माल बेचता है. देखते हैं कैलकुलेशन का समय. XYZ लिमिटेड ने 30,000 रुपया का प्रोविजन बनाया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन ऑन द सेल ऑफ दीज इक्विपमेंट. कहने का मतलब है कंपनी ने जितना माल बेचा करेंट ईयर में, उसका जो ग्रॉस मार्जिन था उसके ग्रॉस प्रॉफिट के 1% का उन्होंने प्रोविजन बनाया. ऐसा क्यों बनाया, इसका लॉजिक देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. बट अगर कैलकुलेशन वाइज हम लोग चलते हैं तो ग्रॉस मार्जिन 40% है और प्रोविजन 1% उन्होंने ग्रॉस मार्जिन का बनाया. तो अगर 30,000 का प्रोविजन उन्होंने बनाया, तो मैं यहां पे आपको लिख करके दिखाता हूं कि 30,000 का प्रोविजन जो है दैट इज 1% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन है. यानी ग्रॉस मार्जिन जो होगा दैट इज 30,000 इंटू 100/1. भाई 30,000 इज 1% ना, तो 30,000 इंटू 100 हो गया 30 लाख रुपया. हाँ, 30 लाख रुपया. 30 लाख रुपया ग्रॉस मार्जिन हो गया विच इज 40% ऑफ द सेल वैल्यू. तो सेल अपना हो गया 30 लाख इंटू 100/40. तो सेल अपना हो गया 75 लाख रुपीस. तो ये बैक कैलकुलेशन मैंने किया. 75 लाख रुपया का सेल, उस पे 40% 30 लाख का मार्जिन, 30 लाख का 1% का उन्होंने प्रोविजन बनाया. ऐसा क्यों बनाया देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता. अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है. आगे बोला इट इज एक्सपेक्टेड दैट 1% ऑफ द इक्विपमेंट सोल्ड हैव बीन रिटर्न्ड एज फॉल्टी विद इन द वारंटी पीरियड. अच्छा, उन्होंने रीजन बताया कि भाई टोटल जो सामान हमारे पास वापस आता है वो सिर्फ 1% ही सामान वापस आता है. तो 1% जो भी टोटल हमारा ग्रॉस मार्जिन था, हमने उसका प्रोविजन बनाया. देखते हैं क्या केस है.
faulty equipment returned to XYZ Limited during the warranty period are scrapped and the sale value is fully refunded to the customer. समझो बात को, सामान जो मेरे पास आया, जितना में हमने पैसा बेचा था, माने जितना में हमने माल बेचा था वो हम उसको रिटर्न कर देंगे और फॉल्टी सामान को उठा करके फेंक देंगे. आगे माने पूरा जो सेलिंग प्राइस है उसी का नुकसान हो जाएगा हमको. Assuming that the sales occurred evenly during the year, how should XYZ Limited evaluate whether any additional warranty provision is required on the equipment sold in the past as on 31st March 2022? Had the warranty period been 2 years instead of 6 months, what additional criteria you need to consider? तो purely मुन्ना कैलकुलेशन का समय. अब इसमें कहानी को देखो, उन्होंने 30,000 का प्रोविजन बनाया विच इज 1% ऑफ द ग्रॉस मार्जिन. 30 लाख का 1%. जबकि कहानी थी कि रिटर्न जो होगा वो क्या क्राइटेरिया था, एक बार मेरे को पढ़ लेने दो ठीक से. वारंटी पीरियड क्या है मैं वो देखना चाहूं. 6 मंथ का वारंटी पीरियड है. अब अगर हम लोग ऐसा पकड़ते हैं मेरे बच्चों कि भाई 75 लाख रुपया का सेल है और इवनली अकरिंग थ्रू आउट द पीरियड अगर हुआ होगा तो 37.5 लाख रुपीस का सेल पहला 6 महीना में हुआ होगा और 37.5 लाख का सेल आखिरी 6 महीना में हुआ होगा. क्लियर? तो ये जो 37.5 लाख का सेल पहला 6 महीना में हुआ होगा, इसका तो वारंटी पीरियड खत्म हो गया होगा. ये माल अगर रिटर्न आया होगा तो हम लोग स्क्रैप कर चुके होंगे, उसका लॉस हम लिख चुके होंगे, तो इसका तो कोई प्रोविजन बनाने की दरकार नहीं. इसका प्रोविजन बनेगा इस 37.5 लाख के सेल का, और इसका 1% का प्रोविजन बनना चाहिए. पूरे साल भर के ग्रॉस मार्जिन का 1% का प्रोविजन बनाने का कोई मतलब नहीं है. सेल वैल्यू का 1% का प्रोविजन बनना चाहिए. क्यों? क्योंकि पूरे सेल वैल्यू का ही हम लोगों को नुकसान होने वाला है. तो 37.5 लाख का 1% कितना होता है देखते हैं. दैट इज 37,500 रुपीज. और हमने बनाया 30,000 रुपीज का प्रोविजन, तो हमको 7,500 रुपया का और प्रोविजन बनाना चाहिए. आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं. उन्होंने लिखा वारंटी क्लेम इज 1% द ग्रोस मार्जिन वेयर एज कस्टमर इज रिफंडेड फुल सेलिंग प्राइस. एज द गुड्स आर स्क्रैप्ड इट इज अज्यूम दैट नो पोटेंशियल रीइंबर्समेंट फ्रॉम द सप्लायर रिगार्डिंग द फॉल्टी गुड्स, सो द प्रोविजन शुड बी कंप्यूटेड एज फॉलोज. ग्रॉस मार्जिन 30,000, 100% 30 लाख, सेल तो 75 लाख जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिया. अब इनका प्रोविजन देखो, 100% 75 लाख, 6 महीना का 37.5 लाख, 1% का प्रोविजन 37,500. इतना टेबल बनाने का दरकार नहीं है, सीधा प्रोविजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, पहले लिखें सेल फॉर द इंटायर ईयर 75 लाख, सेल फॉर लास्ट 6 मंथ 3750, provision required 37,500. As the provision is made 30,000, the provision should be increased by 7,500. तो एकदम लॉजिकल सम बना करके दिया उन्होंने. सेकेंड पार्ट, अगर वारंटी पीरियड 2 साल का है तो पिछले साल का क्या सेल हुआ होगा पता नहीं, पिछले साल का क्या प्रोविजन बना होगा पता नहीं. हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछले साल के सेल का पूरा प्रोविजन उन्होंने बना दिया होगा. हमको तो खाली करेंट ईयर का सेल का डेटा है. तो करेंट ईयर में मैंने 75 लाख का सेल किया था और ये पूरा 75 लाख का सेल इज कमिंग अंडर वारंटी, बिकॉज अगर इस साल हमने माल बेचा तो अगले साल एंड तक भी उसके ऊपर वारंटी रहेगी. तो ये माल पूरा 75 लाख का माल वारंटी में आता है. हमको इसका 1% का प्रोविजन बनाना चाहिए. तो माई प्रोविजन अमाउंट शुड बी 75,000. तो आप सिंपल लिखोगे द प्रोविजन इज इक्वल टू, ये इतना लिखने का दरकार नहीं, प्रोविजन इज इक्वल टू 1% ऑफ 75 लाख, दैट इज 75,000. एज द प्रोविजन वॉज 30,000, एडिशनल प्रोविजन रिक्वायर्ड इज 45,000. सो डिसेंट
टाइप से इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया, खाली हम ये चाहते टेबल का जरूरत नहीं है, सीधे एक लाइन लिख दिया जाए, काम हो जाएगा. सो सेकेंड सम वाज ऑल्सो लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. HVCL नाम का कंपनी है, हेवी इक्विपमेंट बनाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए. 90 इक्विपमेंट का ऑर्डर मिला है ABIL बोल के एक कंपनी से. यूनिट प्राइस एक इक्विपमेंट का 190 लाख रुपया है. 64 इक्विपमेंट हम लोग इस साल सप्लाई कर चुके हैं 2021-24 में, 21-22 में. बाकी क्वांटिटी इज रिमेनिंग टू बी सप्लाइड एज एट द एंड ऑफ द ईयर. 5 इक्विपमेंट का इन्वेंट्री हमारे पास पड़ा हुआ है. HVCL कंसीडर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. तो आप जानते हो लिस्ट लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ता है. परफॉर्म करेंगे तो कितना लॉस होगा, नहीं परफॉर्म करेंगे तो कितना लॉस होगा, दोनों में जो मिनिमम लॉस होगा उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है. And therefore NRV has been taken as the value of the inventory as on 31/3/22. ये एकदम लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है. लॉस का अकाउंटिंग इससे हो जाएगा. बाकी पेनल्टी की अगर कोई बातें होंगी तो देखेंगे. The management of HVCL contends that cost incurred towards admin overhead, finance charges, research and development expense, sales overhead, headquarter expenditure are considered as period cost. Very logical. And hence they are not considered फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन. ये एकदम ही करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा है. हेंस द सेम हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट. ये जो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस निकालते हैं ना, उसके लिए बोल रहा है. आगे ये करेक्ट है. द मैनेजमेंट ऑफ HVCL हैज सबमिटेड द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट that have been considered for creation of provision towards onerous contract. One is material cost. This includes material procured, cost of freight incurred, insurance incurred for material procurement and handling and loading and unloading. Perfect. Labor cost and factory overheads. This includes salary and other expenses of direct production department and also expenses allocated from indirect departments to direct departments. Correct. Material overheads. मैन्युफैक्चरिंग लिखना चाहिए, बट ठीक है मटेरियल लिखा, हमने आगे देखते हैं. इंक्लूड्स सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस बुक्ड अंडर द डिपार्टमेंट्स लिंक्ड विथ मटेरियल लाइक परचेजेस, स्टोर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल. ये वर्ड ठीक है. तो ये एकदम लॉजिकल काम कर रहा है. अभी तक एक भी वर्ड ऐसा हमको नहीं मिला जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली प्रोविजन हैज बीन मेड कंसिडरिंग द अबव कॉस्ट ओनली. द वैल्यू ऑफ प्रोविजन क्रिएटेड फॉर 21 रिमेनिंग इक्विपमेंट to be produced as per the working shown below. देखते हैं. देख, ऊपर का पूरा लाइन में जो भी कुछ लिखा हुआ है, नॉट ए सिंगल वर्ड इज इलॉजिकल और इनकॉम्प्रिहेंसिबल. एवरीथिंग वाज परफेक्ट. लिखता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. ये उस 21 यूनिट के लिए है ना. तो 21 का आंसर कहां से आया? आंसर ऐसे आया कि 90 यूनिट का ऑर्डर था, है ना. 64 हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, बेच चुके हैं, उसमें कोई झमेला नहीं है. 5 यूनिट का इन्वेंट्री है जो हम लोग NRV पे वैल्यू करेंगे तो लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा. 21 यूनिट जो अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किए बट कॉन्ट्रैक्ट है और हमको डिलीवर करना पड़ेगा, तो उसमें जो लिस्ट लॉस होगा हमको उसका प्रोविजन बनाना चाहिए. बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विथ मी इज ऑनरस इन नेचर. दैट हैज बीन रिटन इन द प्रीवियस पेज वेरी क्लियरली. और ये टोटल मिलाकर के ठीक 90 हो जा रहा है. आइए पढ़ते हैं. क्वेश्चन कहता है कि इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो 199 लाख रुपीस मेरा लगेगा. सेलिंग प्राइस 190 लाख रुपया का है. 9 लाख रुपया डिफरेंशियल कॉस्ट लगेगा. तो 21 इक्विपमेंट का डिफरेंशियल लॉस जो मेरा आएगा वो 189 लाख रुपीस का आएगा. वेदर द कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग द प्रोविजन ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज ओके और नॉट.
माई आंसर इट इज परफेक्टली ओके। अब इनके लिखने का तरीका क्या है, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, आप मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखोगे। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, पैरा वैरा तो लिख नहीं पाओगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पहला पार्ट में लिखना है, आप सीधा लिखोगे एज पर इंड AS 37 onerous contract is a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligation under the contract exceed the economic benefit expected out of it। खर्चा कमाई से ज्यादा होने वाला है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। द अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट्स द लीस्ट, दोनों में से लॉस, द लीस्ट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट which is the lower of cost of fulfilling it or any compensation or penalty from failure to fulfill it। मैंने बोला ना, परफॉर्म करेंगे तो कितना लॉस होगा, एग्जिट करेंगे तो कितना लॉस होगा, दोनों में लीस्ट लॉस का प्रोविजन होगा। तो ये पैराग्राफ जो आपके इंड AS 37 में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पैराग्राफ जो बुक में लिखा हुआ है मेरे मैट में, उसको कॉपी कर देना है। सेम वर्ड हो जरूरी नहीं, मैंने जो वर्ड लिखा वो काफी है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि इंड AS 37 में बोलता है कि the amount recognized shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation, very normal thing, which is the amount that the entity would rationally pay to settle the obligation at the end of the reporting period or to transfer it to third party at that point of time। In case of onerous contract, the amount that an entity would rationally pay to settle the obligation would be the lower of, same चीज repeat कर दिया, the lower of the compensation of penalties from failure to fulfill the contract and excess of unavoidable cost and meeting the obligation। वही loss of performing and loss of exiting। ये पैराग्राफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है। आगे the cost of fulfilling the contract comprises of both, one incremental cost of fulfilling the contract like direct material, direct labor, allocation of other cost। ये कॉस्ट का डेफिनेशन में आता है। द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर ओनली दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली वेरिएबल इन नेचर एंड डू नॉट इंक्लूड द एलोकेटेड और शेयर्ड कॉस्ट एंड कैनॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटीज फ्यूचर एक्शंस। अकॉर्डिंगली, ये भी लाइन नहीं लिखने से चलेगा, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंगली HVCL has correctly measured, ये इंपॉर्टेंट है, the cost of creation of the provision for the onerous contract considering material, labor and material overheads to the extent it relates to the production. Further, HVCL is correct that period cost will not be considered for the measurement of the cost for purpose of creation of provision on onerous contract। ये लाइन लिखना है, ये लाइन लिखना है, onerous contract वाला जो पैराग्राफ है वो लिखना है। बाकी आप जो एक्स्ट्रा लाइन इंस्टीट्यूट ने लिखा है वो अगर मार्क्स ज्यादा का क्वेश्चन आएगा तो लिखना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। आइए लास्ट क्वेश्चन इंड AS 37 का। ऑन 1 January 2022 द डायरेक्टर ऑफ जोहानसन लिमिटेड डिसाइडेड टू टर्मिनेट द प्रोडक्शन एट वन ऑफ द कंपनीज डिविजन्स। बंद कर रहे हैं हम लोग डिवीजन को, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। द डिसीजन वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड ऑन 31 January। वेरी गुड, वी आर कमिटेड। द एक्टिविटीज ऑफ द डिवीजन वेयर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 April एंड क्लोजर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 30 September। एज ऑन 31 January 2022 द डायरेक्टर्स प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ द फिनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द क्लोजर। तो जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं आपको मालूम है उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, क्लोजर है, हम लोग कमिटेड है, अनाउंस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट का प्रोविजन बनेगा, जो भी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है उसका प्रोविजन बनेगा। आगे रिडंडेंसी कॉस्ट इनिशियली एस्टिमेटेड एट 2 million। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 8 lakh will be necessary to retrain the employees who will be affected by the closure but remained with the Johansson Limited. This retraining will begin in early July. Latest estimate that the redundancy cost will be 1.9 million and retraining is 8,50,000। तो आप क्लियर मान के चलिए कि रिडंडेंसी कॉस्ट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का तो प्रोविजन बनता है, ट्रेनिंग कॉस्ट का प्रोविजन नहीं बनता है। आपने
जगह जगह पे बार बार इस चीज को देखा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट जो लग रहा है वो फर्दर मतलब फ्यूचर ऑपरेटिंग के लिए लग रहा है। आइए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने लिखा एस्टिमेट ऑफ रिडंडेंसी ऑफ 1.9 million is the best estimate of the expenditure after taking into effect the changes in the accounting estimate. No charge necessary for retraining cost as these are not incurred in 21-22 and cannot form part of restructuring provision. तो साफ है 1.9 लाख ऑफ रिडंडेंसी कॉस्ट का प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा। फॉलोइंग चार्ज टू द P&L लिखा हुआ है। हम लोग अगर ऐसे करके लिखेंगे तो हम लोग रिडंडेंसी कॉस्ट 1.9 मिलियन करके लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे पैराग्राफ बना करके भी लिख सकते हो। आगे तो हम लोगों का जो डिस्कशन था और इंस्टीट्यूट का जो आंसर वो मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सपेक्टेड कैरिंग वैल्यू 8 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट 1.5 मिलियन, दीज एस्टिमेट्स रिमेन वैलिड। 6.5 मिलियन का लॉस है। अब इसमें स्टोरी ये है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन है या इंपेयरमेंट अकाउंटिंग का लॉस है। द आंसर इज ये इंपेयरमेंट का लॉस है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इसका नाम नहीं दिया जाना चाहिए। इंड AS 36 यूज होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं कोई डिवीजन बेच रहा हूं सो वो एक इवेंट माना जाएगा कि भाई क्या उसको बोलते थे हम लोग इंड AS 36 में, बोलिए तो क्या उसको बोलते थे, देखो अभी नाम याद नहीं आ रहा है। माने एक ट्रिगर हो गया है कि मेरे को वो बोलते ना एट ईच ईयर एंड वी हैव टू चेक वेदर एनी क्या बोलते थे उसको, कोई प्रूफ है कि नहीं है कि इंपेयरमेंट हुआ है कि नहीं। उसका वर्ड अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, हम जब सोल्यूशन देखेंगे तो हम लोगों को वर्ड याद आ जाएगा। बट द आंसर इज रिस्ट्रक्चरिंग का कमिटमेंट। एक डिवीजन बेच रहे हैं, ये इनफ एविडेंस है कि हमको इंपेयरमेंट का टेस्ट करना चाहिए और इंपेयरमेंट के लॉस की अकाउंटिंग होनी चाहिए, और उसको इंड AS 37 नहीं इंड AS 36 के हिसाब से अकाउंटिंग होना चाहिए। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। बोला इंपेयरमेंट ऑफ 6.5 मिलियन ऑल्दो इज नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, but as the recoverable amount is 1.5 million as per Ind AS 36, the equipment should be written down and a charge of 6.5 million should be debited in the profit and loss account. तो भाई परफेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट, the division is under contract to supply the goods to a customer for the next 3 years at a predetermined price. It will be necessary to pay compensation of 6 lakh to this customer. The compensation actually paid was 5,50,000 31st May को। तो कहानी इसकी, अब अगर बंद कर देंगे डिवीजन को तो माल तो सप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। मई में हम लोगों ने एस्टिमेट किया ये मानते हुए कि भाई मई तक बैलेंस शीट बना नहीं होगा, इसीलिए वो डाटा दिया हुआ है, और बाकी नीचे में पढ़ भी लेंगे मई तक बैलेंस शीट बनी या नहीं बनी। तो 5.5 लाख रुपया का प्रोविजन हमें बनाना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट एस्टिमेट है। पढ़ते हैं। फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 0.55 मिलियन का लॉस शुड बी अप्लाइड। जैसा रिडंडेंसी कॉस्ट के लिए था वैसा इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो यहां पर भी वी आर गोइंग गुड। द डिवीजन विल मेक ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 3 लाख पर मंथ। आप जानते हो ऑपरेटिंग लॉस का कभी प्रोविजन नहीं बनता, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ऑफ पास्ट इवेंट में फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की अकाउंटिंग नहीं होती। 3 लाख पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 months and 2 lakh per month in the next 3 months. The estimate proved correct in the next accounting year. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग प्रोविजन इसका नहीं बना सकेंगे। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के प्रोविजन एज पर इंड AS 37 नहीं बनते। क्वेश्चन ने लिखा नो चार्ज फॉर रिकॉग्नाइज, नो चार्ज, नो डेबिट इन द P&L in respect of future operating losses. They relate to future events and provisions are made only for the consequence of the past event. तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया that's okay. अब आइए लास्ट लाइन। The division operates from leasehold premises. Good. The lease is a non-cancelable lease. Good.
The unexpired term of 5 years from 31st March 2022. Good. Annual lease rent is 1.5 million, which is payable at the end of the year. The landlord is not prepared to discuss any early termination. मतलब ये 1.5 मिलियन करके अगला 5 साल तक हमको पेमेंट करना पड़ेगा. अगला 5 साल है तो प्रोविजन बनाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. आपको मालूम होगा कि कोई भी इंड एज में 1 साल से बियॉन्ड अगर कोई भी पेमेंट जाता है प्रोविजन पीवी करके निकलता है. आगे कुछ एस्टिमेट उन्होंने दिया है. क्या दिया है कि फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ द डिवीजन, अभी 1.5 मिलियन का पेमेंट होगा पर एनम, हमको 5 साल तक का वो लॉस लिखना है. लेट मी सी कि कोई रिकवरी पॉसिबल है क्या. लिखता है जोहानसन लिमिटेड विल बी एबल टू सबलेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 अक्टूबर. हम लोग का पेमेंट 1 अप्रैल से ही चालू हो जाएगा, पर 1 अक्टूबर से हम कुछ रेंट रिकवर कर पाएंगे. जोहानसन लिमिटेड कुड एक्सपेक्ट टू रिसीव ए रेंटल ऑफ 3 लाख रुपया फॉर 6 मंथ पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च. ओके, माने पहला 6 महीना हम लोग कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे. आखिरी मिडिल ठीक ही बोल रहे ना, मिडिल, 1 मिनट रुको तो. हाँ ठीक है. मिडिल का 6 महीना में 3 लाख रुपया पर मंथ करके रिसीव होगा. एंड देन 5 लाख रुपया फॉर ईच पीरियड फ्रॉम 31 मार्च 2024 टू 31 मार्च 2027. मतलब 2024, 25, 26, 27 4 साल तक ये पैसे मिलेंगे. डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन उन्होंने दिया है. एंड ऑफ 1 ईयर का 1 से 2 साल मिलाया हुआ, 3 साल मिलाया हुआ, 4 साल मिलाया हुआ और 5 साल मिलाया हुआ. कंप्यूट द अमाउंट दैट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, आइए इसका कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं. हम लोगों को 1.5 मिलियन का पेमेंट करना होगा 5 साल के लिए. क्लियर. हम लोग 0.3 मिलियन रिसीव करेंगे 6 महीना के लिए और 0.5 मिलियन रिसीव करेंगे 4 साल के लिए. आइए पीवी फैक्टर देखते हैं. ये रहा 1 से 5 साल का 4.32 और 1 साल का 0.95. 3 लाख रुपया पर मंथ है. 3 लाख, अच्छा नहीं, 3 लाख फॉर 6 मंथ पीरियड. आई एम सॉरी. और 5 लाख रुपया साल का है. आई एम सॉरी. हाँ, मेरे को लगा 3 लाख रुपया पर मंथ है ना. 3 लाख रुपया फॉर 6 मंथ पीरियड ना. हाँ ठीक है. तो ये 1.5 मिलियन क्या था, 1 मिनट रुको तो. ओ ये एनुअल लीज रेंट. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है. मेरे को लगा ये मंथली है. तो ये देखो 1.5 मिलियन का 5 साल का पीवी फैक्टर 4.32 ये हम पे करेंगे. तो ये 1.5 इंटू 4.32 मेरा पीवी फैक्टर हो गया. ये पैसा मेरे को मिलेगा और ये पैसा मेरे को मिलेगा. ये पैसा हमको 1 साल में मिलेगा, ये 2nd ईयर से 5th ईयर तक मिलेगा. तो आप बोलेंगे 2nd ईयर से 5th ईयर तक का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाले. या आप लोगों ने एसएफएम में और एफएम में पढ़ते होंगे. 5 साल माइनस 1 साल इज इक्वल टू 4 साल का एनवीटी फैक्टर. तो 1.5 मिलियन इंटू 4.32 माइनस 0.3 मिलियन इंटू 0.95 और माइनस 0.5 मिलियन इंटू 4.32 माइनस 0.95. आंसर जो भी आएगा उसका प्रोविजन बनेगा. आंसर 4.51 मिलियन आया. लिखता है इंड एज 37 स्टेट्स दैट ओनरस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज लॉस मेकिंग. ये सेम बात लिखा है. प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर द लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग और एग्जिटिंग. तो यहां पे आकर के हम लोगों का इंड एज 37 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी वेरी मच. वी कम टू एन एंड ऑफ इंड एज 37 हियर.
बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय।